दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की स्थिति ऐसे हो गई है जैसे कि एक गली गुंडों की हो। जी हां, आपको बता दूं कि वहां ममता बनर्जी का जो शासन है उसको शासन कहने के बजाय गुंडागर्दी राज कह सकते हैं, गुंडा राज कह सकते हैं, जंगल राज कहा जा रहा है। और अब तो हद हो गई कि वहां के राज्यपाल को भी बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। टीएमसी के ऊपर जो टिप्पणी की वहां के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने, उन्होंने केवल इतना कहा कि ममता बनर्जी जिस तरह से वहां कर रही है कि ईडी की कार्रवाई में रोड़ा बनी और सबूत लेकर चली गई, ये एक संवैधानिक संकट है। इस पर गृह मंत्रालय को मैं रिपोर्ट भेज रहा हूं और हो सकता है इस पर कानूनी कार्रवाई हो। जो वहां के राज्यपाल हैं उन्होंने एक संवैधानिक बात कही और उनका वो पद है, उनकी वो जिम्मेदारी है, उनका वो धर्म है कि यदि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार ना चले, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को वो कंट्रोल ना कर पाए या खुद खराब करे, ये तो अलग की स्थिति है, तो उनका फर्ज बनता है कि वो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपें। और इसीलिए उन्होंने अपना धर्म निभाते हुए मीडिया में ये बात कही। I have come here earlier also on many occasions when I was in the State Bank of India. You know, to be with the people is the greatest security which any governor can have. That is my firm conviction. Now, your second question about the presence of the security. See, everybody has to do their duty. Security is duty bound to be near me, even though I do not accept it. So they kept a safe distance. They are doing their duty. I am doing my duty. But one thing which I want to stress is that, always I feel a governor's first duty is to the people, second duty is the people, third duty is the people. This Lokman really believes that people are with us. People are the best judges of what is going on around. I trust the people and I get a lot of trust and love, affection from them. I value it. I'll again be going with them. Even earlier, I used to go to the vegetable markets, hold addas with the people, understand their sentiments and feelings, and based on that, in the last 3 years, my frequent interactions with the people have given me an understanding of what Bengal needs for its development. Based on that, I have also prepared an action plan for the development of Bengal from the people's point of view. This is a people's manifesto, a people's plan, which I am presenting before the all authorities for appropriate action. I will be with the people till I continue here as the governor. I love this state. I love Bengal. I love Bengali language. I love Bengali culture. I want to be a part and parcel of Bengal. This exercise, the streets are also a part of that. Don't you get afraid? You are getting threat mails over and over again. Threats can come and go. I don't care for that. So far as I trust in the people and people are affectionate for me, no threat is going to work on me. तो शायद किसी टीएमसी के कार्यकर्ता को बुरी लग गई और सीधे सीधे, ऐसा नहीं कि खाली डराने के लिए धमकी दी गई हो, व्हाट्सएप पर धमकी दी गई, मेल किया गया। इस धमकी के बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि Z+ सुरक्षा पहले से ही जो राज्यपाल हैं बंगाल के उनको प्राप्त है, लेकिन अब और भी चौकस कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने इस मामले में संज्ञान लिया है और इस मामले में अब उनकी सिक्योरिटी समीक्षा की जा रही है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जिसने धमकी दी थी उसको पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जांच की जा रही है। लेकिन बात यह है कि राज्यपाल को धमकी देना, क्या यह किसी ने अपने मन से दी होगी? तो सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में कोई व्यक्ति क्या वहां के राज्यपाल का दुश्मन है? किसी से व्यक्तिगत लड़ाई है? किसी से कोई पहली दुश्मनी है? उत्तर है नहीं। केवल यह इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को लगातार उकसाती है। जगदीप धनखड़ का याद करिए कार्यकाल, जब जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उस समय किस तरह से धमकी दी जाती थी। और आम कार्यकर्ता नहीं, ममता बनर्जी के लेफ्ट और राइट रहने वाले विधायक धमकी दिया करते थे और यह कहा करते थे जगदीप धनखड़ को कि एक दिन तो रिटायर होगे, उसके बाद आपका क्या होगा। मतलब राज्यपाल को इस कदर धमकाया जाता था कि आप रिटायर हो जाओगे तो उसके बाद हम आपको देखेंगे। कई सारे हाई कोर्ट के, सिविल कोर्ट की तो बात ही छोड़ दो, हाई कोर्ट के जज भी ऐसे हैं जो दबाव में हैं। अगर उनके आसपास सुरक्षा ना हो तो उनके ऊपर टीएमसी के गुंडे हमला कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की एक महिला जो न्यायाधीश थी, जब ममता बनर्जी का भर्ती घोटाले का केस पहुंचा तो उन्होंने उस केस को सुनने से मना कर दिया। ये कहा मेरा परिवार कोलकाता में रहता है।
मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको भी अपने परिवार की चिंता है, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल में कहीं रहते हैं, इसलिए ममता बनर्जी का केस नहीं सुनेंगे कि अगर फैसला विरोध में गया तो कहीं ना कहीं उनके परिवार की सुरक्षा को खतरा हो जाएगा और हो सकता है उनके ऊपर हमला हो जाए। ये हमले की धमकी ये कोई आम बात नहीं है, बहुत ये एक संविधान को चुनौती देती हुई बात है। संविधान की दुहाई देने वाला विपक्ष, पूरा विपक्ष, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश हो, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, फिर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी हो, और टीएमसी के भी सारे सांसद उस संविधान की कॉपी को ले लेकर संसद में गए थे और उसकी शपथ ले रहे थे। और संविधान में ये लिखा है, शपथ ग्रहण कराई जाती है 2-2 बार, नॉमिनेशन के समय और उसके बाद जब सांसद बन गए उसके बाद भी संविधान की शपथ लेनी पड़ती है। उनकी लाइनों को पढ़ना पड़ता है कि मैं संविधान में सच्ची निष्ठा रखूंगा और इस संविधान के प्रति, इस देश के प्रति आस्था रखूंगा और इसका जो नियम कायदे कानून है उसका मैं पालन करूंगा। लेकिन ममता बनर्जी और उनके विधायक और सांसदों के लिए शायद वो संविधान केवल एक दिखावे की किताब है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हालत ये है कि वो किसी को भी धमकी देते हैं। अब ये धमकी दी गई है, आपको बता दें कि आईपैक के दफ्तर में ईडी ने रेड की। ईडी का कहना है कि कोयला घोटाले में हमारे पास मनी ट्रेल है जिसमें आईपैक में पैसा लगा है, आईपैक को पैसा दिया गया है कोयले घोटाले का। एक राज्य का सीएम खुद मौके पर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों के साथ किसी भी एजेंसी के काम में रोड़ा बने और सबूत लेकर चला जाए, ये अपने आप में गंभीर अपराध है। इस अपराध की सजा आम आदमी तो अभी तक जेल में होता, कम से कम 2 साल सजा है। ममता बनर्जी को इसकी सजा मिलेगी नहीं, ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जो राजनीति के लोग हैं इनको मुझे लगता है हर गलती करने की छूट है। लेकिन ममता बनर्जी पूरी तरह घबराई हुई है। ममता बनर्जी के सांसद गृह मंत्री के जो दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको उठाया जा रहा है। ये देश ने पहली बार एक दृश्य देखा कि एक प्राइवेट एजेंसी, एक प्राइवेट संस्था जो चुनाव प्रबंध करती है, जिसका टीएमसी से केवल इतना मतलब है कि वो टीएमसी का भी काम करती है, तो खाली टीएमसी का ही काम करती है ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जो कि जेडीयू के अब तो सीएम है बिहार के, उनका भी चुनाव प्रबंध उसने किया है और मोदी जी का भी एक समय में चुनाव प्रबंध किया है इसी कंपनी ने, जो उस समय पीके मालिक थे, अभी दूसरा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली टीएमसी के ही उन्होंने काम दिया है, जिस भी राज्य में चुनाव होगा उस प्रबंध को करने के लिए वो काम करते हैं। लेकिन ये देश ने पहली बार देखा कि किसी पार्टी के सांसद और किसी पार्टी की मुख्यमंत्री, उनके विधायक एक प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। सांसदों का कहना यह है, ममता बनर्जी का कहना यह है कि साहब हमारे ऑफिस, हमारे चुनाव से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट इनके पास थे, एसआईआर में क्या क्या लिस्ट थी ये इनके पास थे, हमारी पार्टी की स्ट्रेटेजी इनके पास थी। मेरा एक सवाल है कि ममता बनर्जी जी, अगर आपको लगता है कि ये जो ईडी है ये आपके चुनाव की रणनीति को चुराने के लिए आए थे, तो आपको बता दूं कि रणनीति बनाने की फाइलें, डेटा वो खाली एक आदमी के पास नहीं रहता, उनके ऑफिस में 200 लोग काम करते हैं। जो पीके था यानी जो आईपैक है, आज भी 200 कर्मचारी लगभग काम करते हैं जो आईटी सेल की तरह काम कर रहे हैं। तो 200 बच्चों को यह बात पता है जो बंगाल में नौकरी कर रहे हैं आईपैक के दफ्तर में कि क्या योजना है, क्या आईटी सेल का काम है, तो सब लोग रोज करते हैं। तो 200 में कोई भी लीक कर सकता है। अगर कोई इतना महत्वपूर्ण मामला है तो ये आपका बहाना नहीं चलेगा। दूसरी बड़ी बात, ममता बनर्जी जी आप जरा ये बताइए कि आप जो फाइल, पेन ड्राइव और फोन लेकर के गई हैं, आपको मीडिया को दिखाना चाहिए था कि ये देखिए, ये जो फाइल मैं बाहर लेकर आई हूं, इसमें मेरी पार्टी के, मेरे कार्यकर्ता, मेरे वोटर, मेरी जो पार्टी है उसकी योजना लिखी हुई है। आपने क्यों नहीं दिखाया मीडिया को? मीडिया तो पूछ रहा था क्या है इस फाइल में, बताइए हमें क्या है इस फोन में ऐसा। तो आप अगर जो है फाइल लेकर गई, क्या आपने मीडिया को दिखाया? दूसरी बात, आप वहां से जो सारी फाइलें उठाकर ले गई हैं, क्या आपने वो केवल अपनी फाइल लेकर गई हैं कि भाई जिसमें एसआईआर की बात लिखी है, आप कह रहे हो कार्यकर्ताओं के नाम और योजना लिखी है,
कोयला घोटाले की फाइल नहीं ले गई? ईडी तो यही कह रही है। तो आपको दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाएंगी, क्योंकि आप जिस तरह की बात कर रहे हो बौखलाहट दिखा रहा है कि आपकी पूरी पार्टी बौखलाई हुई है। इसका मतलब आपको लग रहा है कि अगर ये रेड हो जाती और जो फाइल आप अपनी गाड़ी में डालकर ले गए हो, जो पेन ड्राइव लेके गई हो, जो मोबाइल लेके गई हो, आपको लग रहा था कि ईडी के हाथ लगे तो कहीं ना कहीं ईडी पूरे राज जान जाएगी। अब मैं नहीं जानता, मुझे तो इसमें शक ये है कि ईडी के अधिकारियों ने जिस तरह से सख्ती नहीं की, उनके पास केंद्रीय सुरक्षा बल था, उनका ईडी के अपने बड़े अधिकारियों को बताना चाहिए था। और अगर एक मुख्यमंत्री भी किसी के घर या ऑफिस में एंट्री कर सकती है, वो कैसे एंट्री कर गई? केंद्रीय सुरक्षा बल काहे को दिए गए थे? किसी को भी एंट्री करने की अनुमति नहीं है। किसी के घर में जब रेड चल रही हो, सबूत ले जाने क्यों दिया गया? तत्काल उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और उस पर मौन क्यों रहे? ये मुझे एक लगता है कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई मिली भगत मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सवाल उठाया है और अपने एक्स पर पोस्ट किया है। ये रेड न तो ममता बनर्जी के घर पर थी, न उनके दफ्तर में, न टीएमसी के दफ्तर में, और न ही टीएमसी के किसी नेता या मंत्री के घर। ये रेड एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म पर थी जिसके यहाँ करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी। ऐसे में ममता बनर्जी जाती हैं, पुलिस के अधिकारी जाते हैं, ईडी के लोग को धमकाते हैं, ममता बनर्जी उनसे बहस करती है और पेपर छीनकर चली जाती है। ममता जी, आपको इतनी घबराहट क्यों है? भारतीय जनता पार्टी ने एक क्वेश्चन उठाया है। रविशंकर प्रसाद जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सीधे सीधे सवाल पूछा। बंगाल में जो हुआ, ऐसा आज़ाद भारत में कभी नहीं हुआ। एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर ईडी के द्वारा जो मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही थी उसकी जांच की, आपने पेपर छीनकर वहां से क्यों गए? ये सवाल पूछा। सुनिए आप रविशंकर जी ने क्या कहा। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर कर वॉकआउट कर जाए। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया। ममता जी, आपको घबराहट क्यों है? द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क मैडम ममता जी, व्हाट इज योर लिंकेज विद दैट कंसल्टेंसी फर्म? आपको इतनी घबराहट हो गई? वो तो कंसल्टेंसी फर्म कई का काम करती है। लेकिन अगर घोटालों की जांच हो रही है, कोल स्कैम की जांच हो रही है, तो आपको इतनी परेशानी क्यों है? यह हमें बात समझ में नहीं आती। सुना आपने, मामला बहुत गंभीर है कि एक तरफ राज्यपाल को धमकी दी जा रही है, एक तरफ अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की सुरक्षा है, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्रीय जो भी जांच एजेंसी जाती है, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई या एनआईए, उनके ऊपर हमले होते हैं और उनको भी धमकाया जा रहा है। ये भारत के किसी राज्य के एक हिस्से की घटना है या फिर ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की कोई घटना है? मुझे तो इसमें कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा। अमित शाह अब इस मामले में क्या करेंगे ये देखना होगा। ये तो तय है कि अमित शाह ऐसी गलतियों को बख्शने वाले नहीं हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।